नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें शेल्टर होम के एक कैदी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को बेहोश करके अनैतिक कृत्यों के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने किशोर न्याय निगरानी समिति पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया और अतिरिक्त मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार से जवाब मांगा है। समिति ने 31 जनवरी 2022 के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर विचार करते हुए उत्तर रक्षा गृह आफ्टर केयर होम गाय घाट पटना के मामलों को गंभीरता से लिया, जहां 260 से अधिक महिलाओं को रखा गया है। समिति ने एक बेसहारा महिला के बारे में हाल ही में समाचारों पर चर्चा की, जिसने आरोप लगाया है कि उसे और अन्य महिलाओं को बेहोश करके अनैतिक कृत्यों के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था। आरोप लगाया कि आफ्टर केयर होम में रहने वाले पीड़ितों को भोजन और बिस्तर की बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और उनमें से कई को घर छोड़ने की भी अनुमति नहीं है। दिल्ली कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल के खिलाफ जारी जांच में संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोप में जमानत दी है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले के सह आरोपी वैभव गजेंद्र तुमाने को भी जमानत दे दी। अदालत ने कहा, आगे A2 को अधिवक्ता बताया गया है और A3 को मीडिया से संबंधित बताया गया है, इसलिए दोनों को समाज में जड़े कहा जा सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान मामले के आरोप बड़े आर्थिक अपराधों से संबंधित नहीं है, इसलिए इसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस प्रवृत्ति की निंदा की है जिसके तहत पत्नी के माता पिता वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता केंद्र आने की बजाय केवल आवेदक या पति द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने के लिए इन केंद्र में आते हैं। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि ये देखा गया है कि पार्टियां मध्यस्थता की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रही है और पूर्व नियोजित दिमाग से यहां आ रही है। इस मामले में एक फराज हसन ने याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की है। ये जमानत उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 308 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज मामले में मांगी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में कोर्ट कार्यवाही को हाइब्रिड मोड के माध्यम से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मामले पेश के दौरान वकील फिजिकल के तौर पर पेश हो सकते हैं, साथ ही वर्चुअल मोड के माध्यम से भी सुनवाई में भाग ले सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया, इस माननीय न्यायालय की कोविड-19 समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अदालत की कार्यवाही हाइब्रिड मोड के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें वकील फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल मोड से भी पेश हो सकते हैं। ये भी निर्देश दिया गया कि फिजिकल सुनवाई के लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्ता मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि विरोध स्थलों को स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना अकार्बनिक रूप से कब्जे में लिया गया था। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने हिंसा भड़काने, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने और सबूत मिटाने में डीपीएसजी समूह के सदस्यों की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया। प्रसाद उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, मीरा हैदर, सलीम मलिक, शहाब अहमद और सलीम खान की जमानत याचिकाओं का विरोध कर रहे थे। दिल्ली कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में 11 के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखे, इसे डिस्चार्ज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इन दंगों ने 2020 में शहर को हिलाकर रख दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने अंकित चौधरी और फौजी, सुमित बादशाह, पप्पू, विजय, आशीष कुमार, सौरभ, कौशिक, भूपेंद्र, शक्ति सिंह, सचिन कुमार, राहुल और योगेश के खिलाफ आरोप तय किए।
दिल्ली हाईकोर्ट गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र का आकलन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर विचार करने के लिए तैयार है, जब गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया जाए। कोर्ट ने देखा कि पिछले 5 वर्षों में तिहाड़ में वयस्क जेलों में बंद लगभग 800 किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की एक खतरनाक संख्या है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंबानी की खंडपीठ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित एक आपराधिक संदर्भ से निपट रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से पूछा कि क्या वो यूपी सरकार द्वारा दायर वर्तमान जमानत रद्द करने के आवेदन में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वकील को शामिल करना चाहते हैं या उसकी ओर से किसी एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया जाना चाहिए। जस्टिस राजीव गुप्ता की बेंच ने बुधवार को निर्देश दिया कि मोहम्मद को नोटिस भेजा जाए। आजम खान के माध्यम से अधीक्षक जिला जेल सीतापुर से पूछा। आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय की। उल्लेखनीय है कि कई मामलों में खान को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है। खान लगभग 100 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कुछ अदालत में लंबित है और कुछ में उन्होंने ज्यादातर मामलों में जमानत हासिल कर ली है। खान को उनके बेटे और पत्नी के साथ फरवरी 2020 में जमीन पर कब्जा करने, अतिक्रमण करने और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करने के मामलों में गिरफ्तार किया गया। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने कानून की वैधता के खिलाफ दायर रिट याचिका पर यह फैसला दिया है। हरियाणा की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की प्रस्तुतियों के बाद हाईकोर्ट ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और अधिनियम पर रोक लगा दी। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन FIA ने पिछले महीने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के BRD मेडिकल कॉलेज से उनकी सेवाओं को समाप्त करने को चुनौती देने वाली डॉक्टर कफील खान की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने 4 हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबन आदेश जारी किया था। खान को 2017 BRD अस्पताल मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। अगस्त 2017 में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 63 बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।